नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा कनाडा को लेके। भारत का एक विवाद हो गया है। कनाडा में एक खालिस्तानी समर्थक मारा गया, निज्जर, और कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो का कहना है कि उसमें भारत की सरकार का हाथ है। इसको लेके एक वैश्विक राजनीति में भूचाल सा आ गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंग्लैंड, ये सारे श्वेत देश जो इंटेलिजेंस की जानकारी को साझा भी करते हैं, खुफिया जानकारी को, वो सब एक साथ हो गए हैं और अमेरिका ने ही ये जानकारी कनाडा को उपलब्ध कराई है, ऐसा पता लग रहा है। जिसके ऊपर चीन भारत से कह रहा है कि देखो, हम तो पहले ही कह रहे थे कि अमेरिका भरोसे लायक नहीं है। मोदी जी मानते हैं कि वो अमेरिका के बहुत नज़दीक जा रहे हैं और भारत को उन्होंने क्वाड का हिस्सा भी बनाया हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं। तो मोदी की कोशिश ये है कि वो दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़े हों, उनके समूहों में शामिल हों। लेकिन ये सारे देश जो श्वेत देश हैं, ये इस समय भारत के खिलाफ हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने ये काम कराया जो गलत था। अब इस पे बहस हो सकती है। देखिए, खुफिया जो सरकार का तंत्र है, खास करके जो रॉ है, उसका तो काम ही ये है कि वो विदेशों में भारत के लिए खुफिया का काम करेगा। हमारे एक जो कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, वो शायद इसी काम के लिए पाकिस्तान गए थे। और इस तरह की गतिविधियों में अगर सरकार के लोग लिप्त हों तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो मुख्य बात है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि खालिस्तान के समर्थक अब भारत में उतने नहीं हैं जितने कनाडा, इंग्लैंड और दूसरे देशों में, अमेरिका वगैरह में। मैं तो खुद 6 साल अमेरिका रहा हूं और मैंने देखा है कि जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, वहाँ कई बार खालिस्तानी लोगों के प्रदर्शन होते थे और मैं उनसे यही कहता था कि भाई, भारत में अब लोग खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? खैर, वो उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है। लेकिन बाहर जो कुछ भी खालिस्तान को लेके होता था, उससे भारत की सरकार पे बहुत फर्क पड़ता नहीं था, न यहाँ पे उसकी कोई बात होती थी। तो अचानक ये मामला कैसे उभर गया? तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसे वो जो खालिस्तानी नेता बीच में अभी उभरा था और उसको सरकार ने पकड़ के आसाम की जेल में बंद किया हुआ है, उसने एक बहुत अहम सवाल उठाया था। उसने कहा था कि अगर आप हिंदू धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं, तो हम सिख धर्म के नाम पे खालिस्तान की बात क्यों नहीं कर सकते? तो ये खालिस्तान की बात फिर से इसलिए उठी है क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र की बात होने लगी है और हिंदू राष्ट्र की कल्पना भारत के संविधान के एकदम खिलाफ है। क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे बराबरी, बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की गारंटी नागरिकों को दी गई है। अब हिंदुत्व के राष्ट्रवाद में ये सारी चीजें नहीं है, बल्कि उनकी जो अवधारणाएं हैं वो इनके विपरीत हैं। वो लोकतंत्र को नहीं मानते, वो एकाधिकार में मानते हैं, वो समाजवाद में नहीं मानते, क्योंकि हिंदू धर्म की पूरी बुनियाद ही जाति व्यवस्था है जो गैर बराबरी पे खड़ी हुई है। वो धर्मनिरपेक्षता को मानते ही नहीं, क्योंकि वो तो एक धर्म के वर्चस्व की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक अवधारणा राष्ट्रवाद की वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका भारत के संविधान के साथ टकराव है। इसलिए इस समय देश में एक बहस छिड़ी हुई है कि हमें किस किस्म का राष्ट्रवाद चाहिए। हमें वो राष्ट्रवाद चाहिए जो हमारे आज़ादी के आंदोलन से निकल के आया, जिसके मूल हमारे संविधान में बहुत अच्छी तरह से लिपिबद्ध किए गए हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा। लेकिन एक बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिपिबद्ध किया है, उस पे इस देश की आज़ादी के आंदोलन में जो भी शामिल था, चाहे वो गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हो, चाहे भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज हो, या डॉक्टर अंबेडकर खुद हों,
या बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में आदिवासी लोग हैं जो अपने जंगलों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, इन सब की कल्पना भारत की एक जैसी थी जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिखी है। अब ये जो नया एक राष्ट्रवाद आया है, और मजेदार बात यह है कि इसको मानने वाले लोग आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे, शामिल थे, जेल गए तो जेल से माफ़ी मांग के बाहर आ गए, अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे, तो वो उन्होंने अपने आप को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये सांप्रदायिक लोगों ने अपने आप को आज़ादी के आंदोलन से दूर रखा। एक ने तो धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना लिया और दूसरा चाहता है कि भारत को हिंदू धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। पर चूंकि ये इसकी भारत के संविधान से इस विचार का टकराव है, इसलिए इस समय भारत में भारत एक बहुत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है जहां उसके लोगों को तय करना है कि उसे किस किस्म का राष्ट्रवाद चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप हिंदुत्व नाम के राष्ट्रवाद को आप उभारेंगे तो ये तय है कि आज खालिस्तान की बात हो रही है, धीरे धीरे जो अन्य धर्मावलंबी हैं, और ये बात धर्म पे नहीं रुकेगी, फिर ये जाति तक भी जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों का अलग उनकी एक निर्वाचन सभा हो, वो अपने प्रतिनिधि, दलित जो है भारत के अंदर, अपने प्रतिनिधियों को खुद से चुने। तो देश को जाति और धर्म के नाम पे बांट के आप देश को एक नहीं रख सकते, देश को मजबूत नहीं रख सकते। तो ये जो उठा है, इसकी हकीकत को हमको स्वीकार करना चाहिए कि खालिस्तान के समर्थन में कनाडा में लोग हैं, अमेरिका में लोग हैं, इंग्लैंड में लोग हैं, वहाँ प्रदर्शन होते हैं, भारतीय दूतावास के बाहर होते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत वो उनको अधिकार है करने का। भाई जैसे हमारी सरकार ये अधिकार देती है कि हम सरकार के खिलाफ भी हम बात कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। अमेरिका जब कोई युद्ध करने जाता है, मान लीजिए इराक के खिलाफ उसने युद्ध किया 2003 में, तो वहां बड़े बड़े प्रदर्शन हुए अमेरिका की नीति के खिलाफ। अमेरिका में ऐसे नॉम चॉम्स्की जैसे बुद्धिजीवी हैं जो लगातार सरकार के खिलाफ बात करते हैं। तो सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करना, कोई बात करना, ये कोई देशद्रोह नहीं है, इससे घबराने की बात नहीं है। आपकी समझदारी इस बात में है कि आप कितनी अच्छी तरह से आप बातचीत करके लोगों को समझा बुझा के अपनी राय मनवा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई होगी कि ट्रूडो साहब आए, भारत में 2 बार आ चुके हैं, लेकिन दोनों बार उनको अपमानित किया गया, और इस बात तो हद ही हो गई कि जिस जहाज से उनको वापस जाना था वो जहाज ही खराब हो गया। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण देश का, उसको 24 घंटे से ऊपर कोई जहाज ही नहीं मिला ये देश छोड़ के जाने के लिए? तो ये जो अपमान किया गया जस्टिन ट्रूडो का, जाहिर है कि ये उससे काफ़ी नाराज़ हैं और इसीलिए उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। तो भारत को भी समझ लेना चाहिए कि आप लोगों को इस तरह से नाराज़ करके और इस तरह की घटिया हरकत करके कि आप उनको सरेआम आप उनको अपमानित करें, बेहतर ये होगा कि आप उनको सम्मान के साथ, उनके साथ पूरा सम्मान देते हुए उनके साथ बातचीत करें। और जो भी आपका नज़रिया है, आपको लगता है कि खालिस्तान की बात गलत है, तो ये बात उनको समझाई जानी चाहिए। और एक बड़ा मज़ेदार सुझाव आया है कि अगर कनाडा के सिख खालिस्तान चाहते हैं तो कनाडा में तो बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी है, वहीं क्यों नहीं बना लेते? और ये कोई अव्यवहारिक सुझाव नहीं है, क्योंकि जब इजराइल भी बन रहा था तो बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत इजराइल को बना दिया गया जेरूसलम के आसपास, लेकिन उस समय भी ये प्रस्ताव था कि इजराइल को कहीं और बनाया जाए ताकि जेरूसलम के आसपास जो अरब आबादी रह रही थी वो प्रभावित ना हो। क्योंकि आज आप देखिए कि कितना संघर्ष अरब और यहूदी लोगों के बीच में वहाँ चल रहा है, और रोज़ मारकाट होती है, रोज़ एक दूसरे के ऊपर हमले होते हैं। इजराइल सशक्त है, उसके पास आधुनिक सेना है, हथियार हैं, वो हावी रहता है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बेहतर ये होता कि इजराइल कहीं और बनता,
तो इसी तरह से खालिस्तान भी कहीं और बन सकता है। सिखों को तो खुश होना चाहिए कि उनका एक और देश हो जाएगा जहां उनकी आबादी होगी, अच्छी संख्या होगी। तो ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये जो भारत सरकार की नीति है, इससे हमारे संबंध, जिनको हम अपना दोस्त भी मान रहे हैं, उनसे भी हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। धन्यवाद।